अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कोवलेंट सॉलिड को। हमें पता है कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर आयनिक सॉलिड को डिस्कस किया था। आज देखेंगे व्हाट इज़ कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड भी ऐसे सॉलिड होते हैं जिनमें यानी कि जो एटम्स मौजूद होते हैं उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। मसलन एक सॉलिड है, सॉलिड को कुछ एटम न्यूट्रल एटम बना रहे हैं, ठीक है। अगर तो वो एटमों के दरमियान न्यूट्रल एटमों के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है तो हम उस सॉलिड को नाम दे देंगे कोवलेंट सॉलिड। इसी तरह जिस तरह हमने आयनिक सॉलिड में देखा था, उसमें क्या था, जो आयंस आयनिक सॉलिड को बनाते थे उनके दरमियान जो बांड था आयनिक बांड था, इसलिए उसे नाम दे दिया गया आयनिक सॉलिड, ठीक है। मसलन कोवलेंट बांड होता क्या है, हमें पता है कि कोवलेंट बांड म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनता है। ये मेरे पास है हाइड्रोजन, ये मेरे पास है क्लोरीन, ठीक है। इनके दरमियान जो बांड होता है वो कौन सा बांड होता है, कोवलेंट बांड। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्लोरीन चाहता है कि मैं अपने ऑक्टेट रोल को कंप्लीट करूं ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट रोल के मुताबिक स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये शेयर कर लेंगे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में। शेयरिंग करने की वजह से यानी कि ये जो बांड बन जाएगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन का तल्लक इसके साथ भी होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का तल्लक इसके साथ भी होगा। यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो बांड बना रहे हैं ये इसके साथ भी इनका तल्लक है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन बांड बना रहे हैं इसके साथ भी तल्लक है। इस बांड को हम लोग कहते हैं कि ये कोवलेंट बांड है, ठीक है। अब जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं, कोवलेंट सॉलिड को बनाने में जो एटम यूज होते हैं उनके दरमियान बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच न्यूट्रल एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कोवलेंट बॉन्ड इज नोन एज कोवलेंट सॉलिड। उनको हम लोग कोवलेंट सॉलिड कहते हैं। अब कोवलेंट सॉलिड को दो कैटेगरी में तकसीम किया गया है, एक है जेंट कोवलेंट सॉलिड, एक है लेयर्ड कोवलेंट सॉलिड। अब जब एटम कंबाइन होते हैं इस तरह कि वो बिग मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मसलन एटम कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होते जाए दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड, फिर इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाकर एक यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल, एक बिग मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे जेंट। जेंट लफ्ज़ यूज़ किया जाता है हमें पता है कि बड़े मॉलिक्यूल के लिए, वो होगा जेंट कोवलेंट सॉलिड। अब अगर एटम्स अरेंज इस तरह हो कि लेयर्स बना रहे हो, जिस तरह ये देखिए ये लेयर स्ट्रक्चर है, ये ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है हमें पता है कि ग्रेफाइट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। जब एटम तरतीब इस तरह से लगाएं अपनी कि वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसे हम लोग कहते हैं कि लेयर्ड कोवलेंट सॉलिड, ठीक है। और इनमें जो सॉलिड्स होंगे इनमें बेसिकली होगा क्या, कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि हम लोग स्टडी कर रहे हैं लेयर्ड कोवलेंट सॉलिड नॉट आयनिक सॉलिड। आपने उधर ध्यान रखना है कि उनमें जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं जो कोवलेंट सॉलिड की होती हैं। कोवलेंट सॉलिड बेसिकली होते हैं 3 डायमेंशनल। हमें पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड जब बनाया जाता है, ठीक है, सॉलिड को बनाने वक्त जब एटम अपने आप को अरेंज करते हैं तो वो 3 डायमेंशन के अंदर अरेंज करते हैं अपने आप को, ठीक है। सॉलिड जो होते हैं बेसिकली 3 डायमेंशनल होते हैं। ये जो हमारे पास कोवलेंट सॉलिड है ये भी 3 डायमेंशनल है, ठीक है। ये एक डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, लेकिन आयनिक बॉन्ड जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। यहाँ पे हमें पता है कि एक डायरेक्शन हमें मिल रही है कि किधर से किधर बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन रहा है तो हमें एक डायरेक्शन का पता है, ठीक है। तो हम लोग इसे कहते हैं कि ये एक डायरेक्शनल बॉन्ड है, लेकिन जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन ने यानी कि सराउंड किया होता है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें नहीं पता कि बॉन्ड किस डायरेक्शन में बन रहा है, वो बहुत ज़्यादा यानी कि बड़ा स्ट्रक्चर होने की वजह से वहाँ पर निशानदेही करना मुश्किल होता है। लेकिन इधर ये हमें पता है कि एक दो एटमों के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बन रहा है, तो हम इसे डायरेक्शनल बॉन्ड कहते हैं। कोवलेंट सॉलिड्स आर हार्ड इन स्ट्रक्चर, यानी कि जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं बेसिकली ये सॉलिड है। सॉलिड में हमें पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हार्ड होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। लो वोलेटिलिटी, यानी कि ये इजीली वोलेटाइल वेपोरेट नहीं होते, बेसिकली ड्यू टू अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे आर लेस वोलेटिलिटी इनकी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इजीली इधर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन ज़रूरी होते हैं या आयन ज़रूरी होते हैं, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से ये बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेयर, ग्रेफाइट, हमें पता है कि ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है जब हम इलेक्ट्रिसिटी लेयर में से गुजारें करंट को, क्योंकि लेयर में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब आप परपेंडिकुलर टू द लेयर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, बिकॉज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिसिटी देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ड्यू टू दिस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब आप लेयर
में से गुजारेंगे, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी की वजह से वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। जनरली सोलुबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, कोई पोल्स नहीं होते, जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सोलुबल हो जाते हैं। लेकिन जो डायमंड है, डायमंड भी बेसिकली एक नॉन पोलर है, ठीक है, क्योंकि वो कोवलेंट सॉलिड है, वो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होता। क्यों? उसका बड़ा स्ट्रक्चर होता है, बड़ा स्ट्रक्चर होने की वजह से वो किसी भी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर इजीली सोलबल नहीं हो सकता। अब हम लोग देखते हैं कि जो कोवलेंट सॉलिड है हमारे पास डायमंड है। डायमंड बेसिकली क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म है, ग्रेफाइट है और कार्बन और डायमंड है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमें पता है कि जो कार्बन है, ठीक है, डायमंड के अंदर कार्बन पाई जाती है। कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमें पता चलेगा कि कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 1s2 2s2 2p2। ये वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये इनर शेल है। वैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये जो शेल होते हैं एस और पी मिलकर हाइब्रिडाइजेशन करती हैं तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। कार्बन जो है, कार्बन टेट्रावेलेंट किस वजह से है? बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसकी जो वैलेंसी है वो टेट्रावेलेंट है। लेकिन इधर शो तो हो रही है कि ये डाईवेलेंट है, लेकिन एक्चुअली कार्बन होता है टेट्रावेलेंट। अब कार्बन है, ठीक है, कार्बन के हमें पता है कि 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं विच आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन। ये टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर के ऊपर कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? इधर ये जो इसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये कार्बन का, ये बॉन्ड बना लेता है दूसरे कार्बन के साथ, ठीक है, एक और कार्बन के साथ। ये वाला जो है ये एक और कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ये वाला। ये बेसिकली एक यूनिट सेल है, ठीक है, डायमंड का यूनिट सेल इस तरह का होता है, टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। लेकिन अगर ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी डायमंड की जो ज्योमेट्री होती है वो हेक्सागोनल होती है और ये रिजेंबल करता है अपनी ज्योमेट्री के लिहाज से आइस के साथ। जिस तरह आइस की ज्योमेट्री होती है इसी तरह डायमंड की होती है। लेकिन अगर एक यूनिट सेल की ज्योमेट्री देखें तो वो टेट्राहेड्रल है, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल है। इसमें एंगल जो होता है टेट्राहेड्रल होने की वजह से 109, ठीक है, इतना एंगल बनता है इधर। और अगर इसकी बॉन्ड लेंथ को देखा जाए 154 pm, इतनी इनकी बॉन्ड लेंथ है। लेकिन अब हमने क्या करना है? इन यूनिट सेल को मिलाते जाना है और एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर ड्रा कर लेना है डायमंड का। बेसिकली अगर ये यूनिट सेल, हमें पता है कि यूनिट सेल के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग स्टडी करते हैं वो बेसिकली एक पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड की होती है। अब अगर इसी को रिपीट करते जाएं, एक यूनिट सेल को रिपीट करते जाएं, रिपीटिंग इट्स स्ट्रक्चर, देन वी कैन फॉर्म अ बिग मॉलिक्यूल, ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल को हम लोग इजीली बना लेंगे। अब देखते हैं कि किस तरह बनाया जाता है। ये मैं एक कार्बन ले लेता हूँ, ठीक है, जो सेंट्रल कार्बन है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ग्रीन मार्कर से, ठीक है। अब इधर आकर अटैच हो गई है दूसरी कार्बन, ये देखो, ये यानी कि एक कार्बन ने दूसरी कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब आपने क्या करना है? बेसिकली आपने इनको नीचे की तरफ लाइनें लगानी है, ठीक है। अब ये देखिए, ये नीचे की तरफ लाइन लगा लेनी है, इसकी भी लाइन नीचे की तरफ आपने लगा लेनी है, यहाँ से भी एक लाइन नीचे की तरफ लगा लेनी है, ठीक है। अब इधर ये हमारे पास सेंट्रल कार्बन हो जाएगी, ठीक है। अब इधर से यानी कि ये जो सेंट्रल कार्बन है मज़ीद आगे 3 कार्बन के साथ अटैच होगी, वो आपने ड्रा कर लेनी है एक ऐसे, और जो तीसरा बॉन्ड होगा वो इस तरह ड्रा कर लेना आपने, ठीक है। अब ये वाली जो कार्बन है ये मज़ीद आगे 3 के साथ बॉन्ड बनाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है? फिर लाइन लगा लेनी है नीचे इसी कार्बन से, स्ट्रेट लाइन लगानी है बिल्कुल। ये सेंट्रल कार्बन होगी हमारे पास, ये भी,
अब ये मज़ीद आगे 3 कार्बन के साथ अटैच होगी। अब इसकी ये इसके साथ अटैच हो जाएगी। यानी कि इस तरह आपने रिपीट करते जाना है, एक टेट्राहेड्रन को रिपीट करते जाएं। रिपीट करने पर एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, आमतौर पर क्वेश्चन जो पेपर में ये स्ट्रक्चर बनाने का नहीं आता, अगर आ भी जाए तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आप लोगों ने ड्रा करना है स्ट्रक्चर को। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।